नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके ऑल एग्जाम फाइटर में। आज हम आपके लिए जीके के अत्यंत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आपको वीडियो यह पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप 25 के 25 प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला ही प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर एग्जाम में एक प्रश्न आपका दिवस से पूछा जाता है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को, 3 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को या 16 सितंबर को? जी हाँ दोस्तों, चौथा द राइट आंसर 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और दूसरा प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हम केवल आपके लिए वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो हो सकता है अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या गुरु तेज बहादुर? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और तीसरे नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूं कि आप रफ कॉपी में इसको नोट कर लीजिए कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा संशोधन द्वारा लागू की गई थी। बताइए, 6 से 14 वर्ष की जो अनिवार्य शिक्षा है वह किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? मैंने आपको पहले ही कहा कि इसको आप नोट कर लीजिए रफ कॉपी में। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिले आपको। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 46वें संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और चौथे नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से, उद्योग से, बैंकिंग से या बीमा से? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, हरित क्रांति हमारी कृषि से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 5वें नंबर का प्रश्न है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिले। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? रामायण से, महाभारत से, मुंडक उपनिषद से या अर्थशास्त्र से? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। आपको आंसर मालूम होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। हमारा अगला और 6वें नंबर का प्रश्न है कि ईसीजी, जी हाँ दोस्तों, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस से संबंधित प्रश्न है, कई बार साइंस में पूछा गया प्रश्न है। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईसीजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? फेफड़े, मांसपेशियां, हृदय या मस्तिष्क? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, हृदय। हृदय में होने वाली अनियमितता जो होती है उसको दर्ज करने के लिए या उसको बताने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जो इस प्रकार की रेखा चलती नहीं, इस प्रकार की, ऐसे 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 ऐसे, वो ईसीजी ही होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और 7वें नंबर का प्रश्न है कि हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए, यदि आपको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिले। बताइए, 343वें अनुच्छेद या 346वें अनुच्छेद या 356वें अनुच्छेद या 360वें अनुच्छेद? बताइए कि हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर, 343वें अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई। चलिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि त्रिभुज, जी हाँ दोस्तों, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों कमेंट करके यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर, द्विगु समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है? द्विगु समास है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 9वें नंबर का प्रश्न है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी हिंदू भाइयों को पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। रामायण में, रामचरितमानस यानी रामायण में कितने कांड हैं? बताइए, यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि रामायण में कुल कितने कांड हैं? 8, 7, 9 या 12? बताइए। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला 10वें नंबर का प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। जी हाँ दोस्तों, यह माना जाता है, अधिकतर यह पूछा जाता है कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ। तो हिंदी का जन्म तो हमारा संस्कृत से हुआ, लेकिन संस्कृत के पहले भी कौन सी भाषा थी। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत के पहले भी हमारी एक भाषा थी। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। हिंदी का जन्म तो हमारा संस्कृत भाषा से ही हुआ है। पाली, प्राकृत, मगधी या हिंदी। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर प्राकृत। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। अब तो इंग्लिश का चलन चल रहा है, हिंदी को भी पछाड़कर इंग्लिश का प्रचलन चल रहा है, लेकिन हिंदी हमारी संस्कृति है, इसलिए हिंदी का हमें साथ देना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 11वें नंबर का प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले, इसको आप तुरंत रफ कॉपी में नोट कर लीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम आपके लिए केवल वही प्रश्न लेकर आते हैं जो कई बार एग्जाम में दोहराए गए हैं, या हो सकता है आपके अगले एग्जाम में जिसमें आप बैठने वाले हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जाए। हो सकता है यह प्रश्न आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल जाए कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था। बेहद ही इंपॉर्टेंट भाषा है। बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हर प्रश्न का आंसर लिखिए। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। मैं हर कमेंट में हर जो है कमेंट को देखता हूं और उसमें लाइक और वो जरूर करता हूं, इसलिए आप लोग भी कमेंट जरूर किया करिए। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 11 सितंबर 1955 को, 14 सितंबर 1949 को या 15 अगस्त 1950 को। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 12वें नंबर का प्रश्न है कि साकेत। जी हाँ दोस्तों, साकेत के रचनाकार कौन है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि साकेत के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त। साकेत की किनकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताइए पंचवटी। जी हाँ दोस्तों, पंचवटी किसकी रचना? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कि पंचवटी किसकी रचना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 13वें नंबर का प्रश्न है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह आपको यह पाठ अंधेर नगरी चौपट राजा, यह पाठ आपको पढ़ने में को छोटे में मिला ही होगा। बताइए यह किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, गोवर्धन सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, फकीर मोहन की। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक लिखा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 14वें नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये देखने को मिले कि ध्वनि का वेग, इसी तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। आप बहुत हाई लेवल से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में छोटे लेवल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई। इसलिए आप बताइए कि ध्वनि का वेग किससे संबंधित है? जल से, वायु, पारा या लोहा? बताइए सबसे अधिक ध्वनि का वेग। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर लोहा। ध्वनि का सबसे अधिक वेग किसमें होता है? लोहे में होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 15वें नंबर का प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर बाबर ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 16वें नंबर का प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए, बाढ़ से, दूध से, फल से, उर्वरक से? यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर बाढ़ से। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 17वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यह यूपी पुलिस, जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस 2018 के पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य के नेत्र के संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर विटामिन ए। विटामिन ए नेत्रों के संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज मिलते रहें। 18वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है। बेहद इंपॉर्टेंट है, संविधान से संबंधित प्रश्न है ये। राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है। 124वीं धारा,
392 धारा, 331वीं धारा या 162वें धारा? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 392 धारा राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 19वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको भी नोट कर लीजिए रफ कॉपी में। यह जो है यूपीटीटी, जी हाँ दोस्तों, यूपीटीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यूपीटीटी 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन या महात्मा गांधी? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर, डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है या उनकी जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20वें नंबर का प्रश्न है कि उच्च न्यायालय, जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, हो सकता है आपको अगले एग्जाम में ये देखने को मिले। यदि बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 21वें नंबर का प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक, जी हाँ दोस्तों, हर एग्जाम में एक प्रश्न जो है आपका लेखक से पूछा जाता है। कोई पुस्तक का नाम या कोई रचना है या कोई उनकी प्रसिद्ध खोज है और उन्होंने पुस्तक लिखी है तो उनका नाम पूछ लिया जाता है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा या महाश्वेता देवी? बताइए कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, तीसरा इज द राइट आंसर अरविंद अडिगा द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला और 22वें नंबर का प्रश्न है कि गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि गेहूं की सर्वाधिक पैदावार, जी हाँ दोस्तों, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार किस राज्य में होती है? बताइए यदि आपको इसका आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या मध्य प्रदेश में? जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। गेहूं की सबसे ज्यादा पैदावार किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 23वें नंबर का प्रश्न है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिनको मैं कहूं कि आप नोट कर लीजिए, वो क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में या रफ कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए करिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों यह कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है। हम आपके लिए बेफजूल के प्रश्न लेकर नहीं आते, केवल वही प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या हो सकता है आपके अगले एग्जाम में पूछे जाएं। तो बताइए दोस्तों यदि आपको इसका आंसर मालूम कमेंट बॉक्स में कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में या चलचित्र के क्षेत्र में? जी हाँ दोस्तों, पहला इज द राइट आंसर कृषि। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में जो लोग विशेष योगदान करते हैं उन्हें बोरलाग पुरस्कार से नवाजा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 24वें नंबर का प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपके अगले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। यदि आपको इसका आंसर मालूम तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन के की कमी से? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चौथा इज द राइट आंसर विटामिन के की कमी से खून का बहना नहीं रुकता। यानी जिन व्यक्तियों में विटामिन के की कमी होती है उनमें रुधिर जल्दी जमता नहीं। थोड़ी सी चोट लग गई, पता चला 15-20 मिनट तक उनके घाव से खून निकल रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला 25वें नंबर का प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? जी हाँ दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको रफ कॉपी में नोट कर लीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, जी हाँ दोस्तों, यह यूपीटीटी, जी हाँ दोस्तों, यह यूपीटीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के बच्चे आते हैं? 6 से 14 वर्ष के, 6 से 0 से 14 वर्ष के या 3 से 18 वर्ष के या 6 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं? बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इज द राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के बच्चे। 6 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस वर्ष के बच्चे आते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको हर रोज़ मिलते रहें। आपको हमारा साथ देना होगा साथियों। आप और जब हम मिलकर आपस में जो है मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसलिए आप भी हमारा सपोर्ट करिए दोस्तों। नमस्कार साथियों, जीके ऑल एग्जाम फाइटर को जरूर याद रखिएगा।